साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी इस वीडियो के माध्यम से आपको पिछड़ा वर्ग के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि किन किन संस्थाओं में क्या स्थिति है आपकी, ताकि आपको पता चल सके कि हम कितने पानी में हैं और सरकारें हमें 70-75 साल से किस प्रकार से चलती हुई आई हैं। साथियों, भारत देश के अंदर 1931-32 के बाद हमारी गिनती नहीं हुई। लगभग 90 वर्ष होने को है हमारी गिनती। उस समय हम 52% थे और जिस प्रकार से हर 10 साल में जनगणना होती है SC और ST की, उसी प्रकार से OBC की जनगणना जाति के आधार पर होने चाहिए थी, पर आज तक नहीं हुई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्थिति इस देश के अंदर OBC वर्ग की क्या है। साथियों, लगभग आधी आबादी को, इस देश की आधी आबादी को इस देश के मनुवादी लोग मूर्ख बना रहे हैं। सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में 53 पद हैं। कितने हैं? 53। लेकिन एक भी OBC की जाति का व्यक्ति वहां नहीं है, जबकि कितने होना चाहिए थे? लगभग 27 या 28। अगर हमारी गिनती हो जाए इस समय तो हम 65% से कम नहीं है इस देश के अंदर। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि OBC वर्ग पढ़ा लिखा नहीं था। खेतीहर समाज से आता है, मेहनत कश समाज है, बॉर्डर पे काम करता है, तमाम प्रकार की चीज़ें आप मेहनत कश में अगर देखा जाए तो, चाहे वो नामदेव हो, चाहे वो घोसी हो, चाहे वो ताम्रकार हो, सोनी हो, लोधी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, प्रजापति हो, रजक हो, साहू हो, ये सब मतलब जितनी भी देश के अंदर 3743 जातियाँ हैं, ये सारी मेहनत कश जातियाँ हैं। देश के अंदर मेहनत तो सब करते हैं SC OBC के, लेकिन ये मेहनत कश जातियाँ हैं। तो सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में 53 कर्मचारी हैं, लेकिन एक भी OBC का नहीं है, जबकि वहाँ पे 27 से 28 कर्मचारी होने थे। अगर जनगणना हो जाए तो हम, अगर पेपर हमारे पास आ जाए कि ये आपकी संख्या है, तो निश्चित ही वहाँ पर नियमानुसार हमको वहाँ संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल सकती है। ऐसे ही राष्ट्रपति कार्यालय है, वहाँ पर 49 कर्मचारी। देखिए वीडियो आप सुनिए, आप पूरी जानकारी के लिए सुनिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा देश में हमारी स्थिति क्या है। जो मुख्य जो कार्यालय है वहाँ हमारी क्या स्थिति है। राष्ट्रपति कार्यालय में 49 कर्मचारी हैं, उनमें से आपका एक भी कर्मचारी नहीं OBC वर्ग का। ना कुर्मी है, ना कुशवाहा, ना साहू है, ना लोधी है, ना निषाद है, ना घोसी है, ना तमाम जितनी 3070 जातियाँ, उनके में से कोई भी नहीं है, जबकि होने थे आपके 25 से ज़्यादा। उसी प्रकार से आपको बता रहा हूँ, भारत सरकार के सचिव जो होते हैं, मंत्रियों के जो सचिव होते हैं, जिसको पूरे देश को ये चलाते हैं, बजट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारी जानकारियाँ, वो 96 पद हैं। 96 पद, उनमें से सिर्फ 3 OBC के हैं, जबकि आधे होना चाहिए थे, लगभग 50 से कम नहीं, 50 होना चाहिए थे, लेकिन 3 है सिर्फ। इसके बाद भी OBC समाज के लोग क्या करते हैं? आरक्षण का विरोध करते रहते हैं, जबकि आरक्षण से ही आपको सब कुछ मिल रहा है। अगर आरक्षण होता तो ये भी मिल सकता था आपको, यहाँ भी। तो आपको समझ में आ गया कि ये स्थिति है। अब आपको वो संस्थाएं जहाँ से लोग पढ़ लिख के निकलते हैं, जहाँ से देश का आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर लिखा जाता है, वो 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इस देश के अंदर, और आगे पीछे हो सकते हैं कुछ। 108 कुल सचिवों में से OBC समाज का एक भी नहीं है। अब आप विचार करिए कि इस देश के अंदर आपका एक भी कुल सचिव नहीं है। बोले तो वही स्थिति जो गुरुकुल में थी कि एक भी OBC ST के व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया, और यह भी वही स्थिति है। एक भी नहीं, OBC समाज का एक भी नहीं है, क्योंकि आपको वो सूत्र समझते हैं, या पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। तो जबकि होना कितने चाहिए थे? आपके 70 कुल सचिव होना चाहिए था। इस देश के अंदर प्रमुख संस्थाएं जो हैं उसकी बात करें तो प्रमुख शैक्षणिक संस्थाएं जैसे BHU के 670, DU के 249, GNU में 470, IIM में लखनऊ के 40 प्रोफेसरों के पदों में से OBC समाज का एक भी नहीं है प्रोफेसर।
एक भी नहीं है। ये सोचने वाली, विचार करने वाली बात है। जबकि 65% होने चाहिए थे इन संस्थाओं में भी। 24 राज्यों के हाई कोर्ट में 600 से ज़्यादा जज हैं, उनमें से ओबीसी की सिर्फ नाम मात्र है 0.1%। इसके बाद भी ओबीसी वर्ग के युवा आरएसएस बीजेपी से जुड़ के वो आरक्षण का विरोध करते हैं, जबकि एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। क्या इतना भी हमारा समाज कमज़ोर है? क्या इतना भी हमारा समाज, इतनी बुद्धि नहीं होगी कि 1 2 4 लोग भी हो पाते यहाँ पे? क्योंकि मनुवादी रोकते हैं किसी भी षड्यंत्र से। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में 30 जजों में से ओबीसी समाज का अभी अभी शायद एक बनाया गया है। ये सोचने वाली बात है। इसलिए जागो। भारत में सन 1931 से आज तक, मतलब बोले तो 90 साल हो गए हैं, तब ओबीसी समाज की जनगणना नहीं हुई। 2011 में जनगणना हुई थी। उस जनगणना के आंकड़े ही नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? उसको समझो। क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर जातिगत आंकड़े निकल के सामने आ गए तो जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, इनको छोड़ना पड़ेगी जगह। क्योंकि ये लोग ही कैप्चर करके रखे हैं ओबीसी समाज का हक। गांव एरिया में फैला जाता है एससी और एसटी के लोग आपका हक छीन रहे हैं, जबकि वो नहीं छीनते। उनका तो उनको संख्या के अनुपात में दिया गया है। आपका हक कौन छीन रहा है, ये आपको सही जानकारी नहीं दी जा रही। इसलिए सही जानकारी के लिए किताबें पढ़ें, महापुरुषों को पढ़ें, बाबा साहब भीमराव की किताबें पढ़ें, ज्योतिबा फुले साहब को पढ़ें, हम जैसे लोगों को सुने। 1990 में मंडल कमीशन ने जब ओबीसी समाज को सभी क्षेत्रों में 52% आरक्षण दिया, परंतु तब तक नौकरी में केवल 4% हिस्सेदारी मिल पाई। 70% आरक्षण दिया गया, लेकिन वो भी सिर्फ 4% नौकरी दी गई है। आपको इतनी जानकारी मैं दे सकता हूँ कि आप सोचिए, हिस्सेदारी दी, परंतु आज तक जो नौकरी में हिस्सेदारी मिल सकी, बाकी क्षेत्रों में जैसे विधानसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिया, सेना, निजीकरण, बजट में भागीदारी लगभग नगण्य है हमारी। क्यों? क्योंकि भारत सरकार लगभग 65% से अधिक आबादी वाले ओबीसी समाज को 65% के स्थान पर सिर्फ 70% आरक्षण देता है। 65% के स्थान पर 70% आरक्षण। संख्या आपकी 65% है। अब आप बताओ, 65 लोग हैं आप, वो आपको 27 रोटी दी जाए। मध्य प्रदेश में वो 14% देते हैं, जबकि यहाँ पे 60%, लगभग 58%, 52% ओबीसी, हिंदू ओबीसी जिसको बोलेंगे, और 6% लगभग मुसलमान मिला लें तो 58% लगभग हो रहा है। लेकिन सिर्फ 14% देते, वो भी 4% भरते हैं, सिर्फ सब बैकलॉग छोड़ देते हैं। ये ओबीसी समाज के लोगों को समझना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या इस देश के अंदर हुई है इस प्रकार से। अब आपको अगर देखें, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जबकि देखो क्या है। अब जैसे इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश में निवासित 54% आबादी वाले ओबीसी समाज को 14% ही आरक्षण दिया गया, जबकि ओबीसी समाज को उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 32%, बिहार में 34%, केरल में 40%, तमिलनाडु में 50% लागू किया है। सोचो, छत्तीसगढ़ में ओबीसी एसटी को कुल आरक्षण 58% है, तमिलनाडु में कुल 69% आरक्षण मिला रहा है। तो आरक्षण में 50% की सीमा की बात क्यों? साथियों, हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया ओबीसी वर्ग के साथ। इसलिए ओबीसी समाज के सभी लोगों को अपन नई लड़ाई लड़ना चाहिए सड़कों पे आके। मैं आपको बताना चाहूँ, भारत के संविधान में जब एसटी और एससी को संख्या के अनुपात में देश में 15% और 7.5% एससी को 15% दिया गया, जो कि उचित है, ठीक उसी प्रकार से ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में 65% हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। क्यों? ये विचार करने वाली बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं केंद्र और सभी राज्य सरकार की सभी नौकरियों, सभी सिलेक्शन कमेटियों में जैसे एससी और एसटी का मेंबर लिया जाता है, उसी प्रकार से ओबीसी का भी मेंबर लिया जाना चाहिए। इंटरव्यू जो होते हैं ना, उसमें भारत में संविधान में जैसे एसएससी को विधानसभा और लोकसभा सीटों में आरक्षण दिया गया, उसी प्रकार से ओबीसी को भी दिया जाना चाहिए। तो बहुत सारे उद्योग में ओबीसी की भागीदारी 65% के स्थान पर सिर्फ 3% है।
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियों में पारदर्शिता क्यों नहीं? ये सारी चीज़ें हैं इस देश के अंदर, और ये सॉल्व होगा जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा, तब तक ओबीसी को आरक्षण मिलने वाला नहीं है और जाति जनगणना नहीं होने वाली, क्योंकि सरकार नहीं डरती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हम ईवीएम से जीत जाएंगे। आपकी संख्या इतनी होने के बाद भी, इसके बाद भी अमित शाह, मोदी जी और आरएसएस सब मिलके पूरा ओबीसी समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पे, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे, अगर हम लड़ाई लड़ते हैं सड़कों पे तो तमाम प्रकार के एलिगेशन लगाते हैं। इसलिए साथियों, जागो, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ो। जब आप अपनी लड़ाई लड़ोगे तब आपको हिस्सेदारी मिलेगी और तभी आपके बच्चों का फ्यूचर बनेगा, तभी इस भारतवर्ष को, भारतवर्ष के महापुरुषों की विचारधारा को बचा पाओगे। इतना ही कह के आप जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत।